गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगति का यानी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 17। अभी तक हम इस पार्ट के 16 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 17वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतः प्रवर्तिता, जो कि हम पिछले भाग में पिछले भाग से पढ़ते आ रहे हैं और इस भाग में हम और पढ़ेंगे और अच्छे से आगे देखेंगे इसे। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.6 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्यावस्था, इस पर भी चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 5.7 पर दी हुई है। ठीक है, तो चलिए। गिब्स ऊर्जा एवं स्वप्रवर्तता। ठीक है, डेल्टा एच सिस्टम अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन है। टी डेल्टा एस वह ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो डेल्टा एच है वह अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन है, और जो टी डेल्टा एस है वह ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार जो डेल्टा जी है वह उपयोगी कार्य के लिए नेट ऊर्जा है, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच है अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन, और टी डेल्टा एस वही ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जो डेल्टा जी जी है वह उपयोगी कार्य के लिए नेट ऊर्जा है, एवं इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का मापन है। ठीक है, तो मुक्त ऊर्जा का मापन क्या है? डेल्टा जी है। इस कारण इसे अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा भी कहा जाता है। डेल्टा जी स्थिर दाब एवं ताप पर स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है। ठीक है, जो डेल्टा जी है वह स्थिर दाब एवं ताप पर, मतलब जब दाब प्रेशर और ताप टेम्परेचर दोनों ही स्थिर यानी कांस्टेंट रहे, तो यह स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है। ठीक है, कैसे? अगर डेल्टा जी जो है वह ऋणात्मक हो, है ना, यदि डेल्टा जी ऋणात्मक हो अर्थात शून्य से कम हो, तब जो प्रकम है वह स्वतः प्रवर्तित होता है। अगर डेल्टा जी निगेटिव या फिर ऋणात्मक हो, तो जो प्रकम है वह स्वतः प्रवर्तित होता है। और अगर यदि जो डेल्टा जी है वह धनात्मक हो, है ना, अगर शून्य से ज्यादा हो, धनात्मक हो, तो तब जो प्रकम है वह अस्वतः प्रवर्तिता प्रवर्तित होगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी ऋणात्मक है तो स्वतः प्रवर्तित होगा, और अगर डेल्टा जी धनात्मक है तो अस्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, इसलिए जो डेल्टा जी है वह स्थिर दाब एवं ताप पर स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है। ठीक है, चलो। टिप्पणी: यदि अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो एवं एंट्रोपी परिवर्तन भी धनात्मक हो, तो अभिक्रिया तभी स्वतः होगी जब टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच के मान से अधिक हो जाए। ठीक है, देखो, हमें डेल्टा जी को निगेटिव, डेल्टा जी जो है वह ऋणात्मक चाहिए। उसके लिए अगर प्रकम को स्वतः प्रवर्तित होना है तो डेल्टा जी जो है वह ऋणात्मक होना चाहिए, है ना। और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो अगर जो डेल्टा एच और एंट्रोपी जो डेल्टा एस है, ये दोनों ही धनात्मक है ना, अगर एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो और एंट्रोपी परिवर्तन भी धनात्मक हो, तो अभिक्रिया को अगर स्वतः होना हो तो टी डेल्टा एस का मान जो है डेल्टा एच के मान से अधिक होना चाहिए, है ना, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो अगर टी डेल्टा एस का मान अधिक होगा, है ना, टी डेल्टा एस का मान अधिक होगा, तभी डेल्टा जी जो है वह ऋणात्मक होगा, है ना। तो यह भी दो प्रकार से हो सकता है, टी डेल्टा एस का जो मान है यह भी दो प्रकार से ऋणात्मक अधिक हो सकता है। ठीक है, पहला, धनात्मक एंट्रोपी परिवर्तन कम हो तो इस स्थिति में टी अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर अब हम टी डेल्टा एस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन, और टी क्या है? ताप। ठीक है, अगर जो डेल्टा एस है अर्थात एंट्रोपी का जो परिवर्तन है, धनात्मक एंट्रोपी परिवर्तन जो है, अगर ये कम है तो जो टी है वह ज्यादा होना चाहिए, अर्थात जो ताप है वह ज्यादा होना चाहिए, है ना। तभी तो इनका जो गुणा होगा वह डेल्टा एस से ज्यादा होगा, है ना। और सूत्र है डेल्टा जी इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस, और तभी जो डेल्टा जी है वह ऋणात्मक होगा, है ना। और या फिर अगर जो टी है वह कम है ना, धनात्मक एंट्रोपी परिवर्तन अधिक हो, तो इस स्थिति में टी कम होना चाहिए, है ना। तो अगर जो डेल्टा एस है वह ज्यादा हो तो टी कम होना चाहिए, तभी इनका जो गुणांक है वह डेल्टा एस से अधिक होगा और डेल्टा जी निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, जो पहला वाला कारण है कि अगर डेल्टा एस कम है, एंट्रोपी में परिवर्तन कम है, और टी, तो इसलिए टी ज्यादा होना चाहिए, तभी डेल्टा जी ऋणात्मक होगा। यह हमें बताता है कि क्यों जो अधिकांश अभिक्रियाएं हैं वह उच्च ताप पर होती हैं, है ना। अधिकांश अभिक्रिया उच्च ताप पर इसलिए होती हैं क्योंकि स्वतः प्रवर्तित होने के लिए अगर डेल्टा एस जो है वह कम है, जो एंट्रोपी परिवर्तन है
वह कम है तो ताप को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी डेल्टा जी ऋणात्मक होगा और जो प्रकम है वह स्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ आ गया तो ठीक है। अब हम देखेंगे एंट्रोपी और ऊष्मगतिका का दूसरा नियम। ठीक है, किसी पदार्थ के अणु सीधी रेखा में किसी भी ओर गति कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ के जो अणु हैं वह सीधी रेखा में किसी भी ओर गति कर सकते हैं, वह लट्टू की तरह घूर्णन कर सकते हैं और अणुओं के आवंत खींच और सिकुड़ सकते हैं। ठीक है, अणुओं की यह गतियां क्रमशः स्थानांतरण गति, घूर्णनी गति एवं कंपमान गति कहलाती है। जब निकाय का तापमान बढ़ता है तो यह गतियां अधिक उग्र हो जाती हैं। ठीक है, अगर जो निकाय का तापमान है वह बढ़ता है तो ये जो गतियां हैं वह अधिक उग्र हो जाती हैं और एंट्रोपी बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब ताप घटाया जाता है तो जो एंट्रोपी है वह कम हो जाती है ना, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जब ताप बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है और ताप कम होता है तो एंट्रोपी घट जाती है। किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का ताप जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी भी शून्य की ओर बढ़ती है। ठीक है, जो अगर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की बात करें जो कि शुद्ध हो, तो जब भी उस पदार्थ का जो ताप है जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एंट्रोपी भी शून्य की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि परम शून्य पर जो नियमितता है वह सबसे अधिक होती है, अर्थात जो एंट्रोपी है वह शून्य होती है। ठीक है, मतलब शून्य की ओर बढ़ती है, मतलब एंट्रोपी भी जो है वह लगभग लगभग शून्य होती है। ठीक है, इसे हम ऊष्म गतिका का तीसरा नियम कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परम शून्य पर क्रिस्टल में संपूर्ण क्रम होता है। ठीक है, अगर हम परम शून्य की बात करें, जीरो एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन की बात करें, तो 0 केल्विन पर जो क्रिस्टल है उनमें संपूर्ण क्रम होता है। ठीक है, यह कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों तक सीमित है, क्योंकि सैद्धांतिक तर्क और प्रायोगिक प्रमाण प्रमाण दर्शाते हैं कि विलयनों और अति शीतलित द्रवों की एंट्रोपी 0 केल्विन पर शून्य नहीं होती है ना। ये जो है कि जो एंट्रोपी है वह शून्य होगी परम शून्य पर, यह केवल शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों के लिए है, क्योंकि सैद्धांतिक तर्क और प्रायोगिक प्रमाण दर्शाते हैं कि विलयनों और अति शीतलित जो द्रव है उनकी एंट्रोपी जो है वह 0 केल्विन पर शून्य नहीं होती। ठीक है, नियम का महत्व इसलिए है कि यह केवल ऊष्मीय आंकड़ों के आधार पर शुद्ध पदार्थों की निरपेक्ष एंट्रोपी मान परिकलित करने में सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि यह केवल ऊष्मीय आंकड़ों के आधार पर है ना, मतलब सिर्फ ऊष्मीय आंकड़ों के आधार पर शुद्ध पदार्थों की निरपेक्ष एंट्रोपी मान परिकलित करने में सहायता करता है। ठीक है, किसके, शुद्ध पदार्थों के निरपेक्ष एंट्रोपी मान परिकलित करने में सहायक होता है, सहायता करता है। शुद्ध पदार्थ के लिए यह 0 केल्विन से 298 केल्विन तक Q/T वृद्धियों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इनके लिए हम 0 केल्विन से 298 केल्विन तक Q/T वृद्धियों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मानक एंट्रोपियों हेस नियम प्रकार के परिकलन द्वारा मानक एंट्रोपी परिवर्तन परिकलित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, जो मानक एंट्रोपियां हैं वह हेस नियम प्रकार के परिकलन द्वारा मानक एंट्रोपी परिवर्तन परिकलित करने के लिए भी हम इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य अवस्था। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.7 पर दी हुई है। हम देख चुके हैं कि इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का चिन्ह एवं परिमाण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देता है ना। अभी तो हमने पढ़ा कि गिब्स ऊर्जा जो है वह हमें बताती है कि अगर डेल्टा जी जो है वह नेगेटिव है ना, गिब्स ऊर्जा का जो परिवर्तन है वह अगर ऋणात्मक है तो स्वतः प्रवर्तित प्रकम होगा, है ना। अभी हमने पढ़ा, हाँ, कि अगर जो डेल्टा जी है वह ऋणात्मक है तब जो प्रकम है वह स्वतः प्रवर्तित होगा, और अगर डेल्टा जी धनात्मक है तो अस्वतः प्रवर्तित होगा, है ना। तो डेल्टा जी का परिवर्तन जो है, गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन है, हमें बहुत कुछ बताता है ना। जैसे कि पहला, रासायनिक अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का पूर्वानुमान देता है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का पूर्वानुमान देता है कि अगर जो डेल्टा जी है, गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन है, वह ऋणात्मक हुआ तो स्वतः प्रवर्तिता होगी और धनात्मक हुआ तो स्वतः प्रवर्तिता नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हो सकने वाली उपयोगी कार्य का पूर्व अनुमान भी हमें बताता है ना। रासायनिक अभिक्रिया से जो प्राप्त होने वाले उपयोगी कार्य है उनका भी पूर्व अनुमान देता है। अब तक हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर विचार कर चुके हैं, है ना। अभी तक हम
अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तनों पर विचार कर रहे थे, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे थे। अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जांच करते हैं। ठीक है, और अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जांच करेंगे। ठीक है, चलिए। उत्क्रमणीयता में ऊष्म गति का एक विशेष परिस्थिति है। ठीक है, उत्क्रमणीयता में जो ऊष्म गति का है, में ऊष्म गति का एक विशेष परिस्थिति है। ठीक है, ऊष्म गतिका में जो उत्क्रमणीयता है वह एक विशेष परिस्थिति है जिसमें एक प्रकम को जिसमें एक प्रकम को इस प्रकार किया जाता है कि निकाय हमेशा अपने परिवेश से पूर्णतः साम्य में रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो निकाय जो है वह अपने परिवेश से पूर्णतः इक्विलिब्रियम या साम्य में रहता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में उत्क्रमणीयता का अर्थ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में साथ साथ चल सकती है। ठीक है, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ से उत्क्रमणीयता को देखें तो इसका अर्थ ये है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया है वह दोनों दिशाओं में, उत्पाद की तरफ भी अभिक्रिया की तरफ भी, दोनों दिशाओं में साथ साथ चल सकती है, जिससे कि एक साम्य स्थापित हो सके, है ना, जिससे कि एक साम्य अर्थात इक्विलिब्रियम स्थापित हो सके। इससे प्रतीत होता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ चल सके, जो असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि इससे प्रतीत होता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ चल सके, जो कि असंभव प्रतीत होता है। यह तभी संभव है जब साम्य अवस्था में निकाय की मुक्त ऊर्जा न्यूनतम हो, है ना। ये कब संभव है, जब ये सिर्फ तभी संभव है जब साम्य अवस्था में निकाय की जो मुक्त ऊर्जा है वह न्यूनतम हो। यदि ऐसा नहीं है तो जो निकाय स्वतः ही कम मुक्त ऊर्जा की स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो निकाय स्वतः ही कम मुक्त ऊर्जा की स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसकी कसौटी ये है ना, सीधा सीधा इसकी कसौटी ये है कि अगर उत्क्रमणीय कोई अभिक्रिया हो रही है ना, जैसे A+B से C+D बन रहा है ना, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। तो इसमें जो डेल्टा जी है ये क्या होना चाहिए, ये शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यही इसकी कसौटी है कि अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो तो जो डेल्टा जी हो वह शून्य हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने स्वतः प्रवर्तिता पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 5.6 पर दी हुई है। उसके बाद हमने गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्यावस्था, जो कि आपकी पुस्तक में 5.7 पर दिया हुआ है, इस पर भी चर्चा की। बाकी अगले भाग में हम गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्यावस्था को और आगे देखेंगे, और उदाहरण नंबर 5.12, उदाहरण नंबर 5.13 और अंततः उदाहरण नंबर 5.14 पर चर्चा करेंगे। जो अगला भाग होगा उसमें हमारा पाठ खत्म हो जाएगा, है ना। और उसके बाद बस एक भाग आएगा जिसमें हम अभी तक हमने पाठ में जो जो पढ़ा है उन सभी पे हम एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।